नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं आपसे सीरीज के तहत। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। यहाँ से आपको हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, लोथल, बनावली, धोलावीरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हड़प्पा है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लोथल और धोलावीरा ये दोनों स्थान गुजरात में पड़ते हैं। राखीगढ़ी और बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता स्थल के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पे महाराष्ट्र में है। तो द से दक्षिणी, द से दायमाबाद। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, यह हिंडन नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1911 में, 1921 में, 1941, 1931 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1931। तो गांधी इरविन जो पैक्ट है यानी समझौता है, इसको हम 5 मार्च 1931 को एग्जैक्ट याद रखेंगे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। यदि हम बात करें, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। कब से कब तक ये रहे हैं? 1926 से लेकर 1931 तक ये वायसराय के पद पे कार्यरत थे। बढ़ते हैं आगे। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? टोडरमल, तानसेन, खुसरो, अबुल फजल। इसका सही उत्तर है खुसरो शामिल नहीं था, बाकी टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल शामिल थे। अब यहाँ पे हम लोग अकबर के 9 रत्नों की बात करते हैं। तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बैट बैट एम डी एच। तो बैट बैट एम डी एच। बी से हो जाएगा बीरबल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, टी से हो जाएगा टोडरमल, बी से भगवान दास और ए से अब्दुल रहीम खान खाना। टी से तानसेन हो जाएगा, एम से मान सिंह और डी से मुल्ला दो प्याजा, एच से हकीम हुकुम। तो आसानी से याद कर सकते हैं, बैट बैट एम डी एच। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित का मुख्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन में, दिल्ली में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रंगून। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को होती है। 21 अक्टूबर 1943 को। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय सिंगापुर में भी था और रंगून म्यांमार में भी था। बढ़ते हैं आगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह, एम विश्वेश्वरैया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकों की अगर बात करें तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये याद रखेंगे तीनों को। ये तो बहुत बार पूछी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकों की बात करें तो इसमें हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, नवजीवन और यंग, ये दोनों क्या थी? पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, संसद, भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। सभी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी महान न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, साथ में प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और जो भी एम्बेसडर यानी राजदूत होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? इसका सही उत्तर है राज्य मानवाधिकार आयोग।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो जाए उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से डैश का होता है, यानी कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो ये 5 वर्ष का होता है। यदि हम बात करें संसद, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो उसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, सरला। तो स से हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79 में, र से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और ला से हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81 में। तो सरला यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 79, 80, 81 ऐसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष, अजय कुमार त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बनते हैं। तो भारत में लोकपाल का पद का जो सृजन किया जाता है वो 2013 में किया जाता है। वर्तमान में यदि लोकपाल कौन है, तो न्यायमूर्ति अजय मणिक राव हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की अनुमति देता है। और अनुच्छेद 28 जो है वो राज्य द्वारा पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर बैन करता है। और अनुच्छेद 36 जो है ये राज्य शब्द की परिभाषा इसमें वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? अजिक्कल महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो अजिक्कल बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों की, तो इसमें जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिला दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की अगर हम बात करें तो बोमडिला, दीफू दर्रा और यांगेयाब दर्रा, यानी बोमडिला, दीफू दर्रा, यांगेयाब दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों की बात करें तो इसमें बाड़ा लाचा और शिव किला, साथ में रोहतांग दर्रा याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश दुनिया में चाय का उच्चतम उत्पादक है? भारत, रूस, चीन, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, मृत सागर में, इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र, मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्र। यहाँ से हम लोग ग्रहों का क्रम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह है, तो बुध है। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। उसके बाद शुक्र है जिसे वीनस बोलते हैं। उसके बाद से पृथ्वी, तीसरे स्थान पे पृथ्वी अर्थ है। चौथे स्थान पे मार्स यानी मंगल है। पांचवां नंबर बृहस्पति यानी जुपिटर का है। छठा नंबर शनि यानी सैटर्न का है। सातवां नंबर अरुण यानी यूरेनस का है। आठवां नंबर नेपच्यून यानी कि वरुण का है। अब प्लूटो को ग्रह का दर्जा से हटा दिया गया है कब? 2006 ईस्वी में। तो इस क्रम को याद कर लेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिकतर श्रमिक सेवा सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संगठित क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सरकार की नीति यानी मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाही की सुस्ती दूर करना? नहीं। निर्माण की लागत में कमी? बिल्कुल नहीं। देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करें? बिल्कुल, यही सही है। बाकी आगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कुछ योजनाओं को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को आती है। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को। अग्निपथ योजना ये आती है 14 जून 2022 को। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को।
सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को, धन लक्ष्मी योजना 3 मार्च 2008, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, कौशल भारत मिशन 28 अगस्त 2014। तो कौशल भारत मिशन और जनधन योजना 28 अगस्त 2014 है। मिशन स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 को आता है। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को आती है। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को है और पीएम सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को है। कुल पेंशन योजना 9 मई 2015 को है। जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, डिजिटल इंडिया 2 जुलाई 2015, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 और सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आती है। तो ये सभी योजनाओं को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उचित रूप से डैश में वर्णित किया जा सकता है? मिश्रित में, पूंजीवादी में, पारंपरिक में, समाजवादी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर हम अर्थव्यवस्था को विभाजित करें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो नियंत्रण के आधार पे, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये तो मिश्रित है, तो नियंत्रण के आधार पे है। दूसरा कैटेगरी होता है विकास के आधार पे, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्था आती है और विकासशील अर्थव्यवस्था आती है। तीसरी कैटेगरी आती है विदेश संबंधी के आधार पे, तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था आती है और बंद अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं आगे। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा का क्या अर्थ है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर, राज्यों को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान सहित राजस्व घाटा, राज्यों को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान को छोड़कर राजस्व घाटा, वही होता है प्रभावी राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, बेहतर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक्सपोसोमिक्स किसका अध्ययन करता है? तो जीवन काल में आनुवंशिक उत्परिवर्तन का, प्रतिरक्षा पर टीकों के प्रभाव का, केवल वायु प्रदूषण का प्रभाव, गर्भधारण में मृत्यु तक के पर्यावरण जोखिम का, यही से उत्तर है। तो एक्सपोसोमिक्स जो है वो गर्भधारण से मृत्यु तक पर्यावरण जोखिम का अध्ययन है। अगला प्रश्न, ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया? मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नेहा अर्क, इवान विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इवान विलियम्स। अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके संस्थापक और वर्ष की बात करते हैं। जैसे फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, कब फेसबुक आया था? 2004 में। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर थे, 2010 में स्थापित हुआ। व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम थे, ये 2009 में स्थापित हुआ। यूट्यूब के स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम थे, ये 2005 में स्थापित हुआ। ट्विटर के जैक डॉर्सी 2006 में और लिंक्डइन के रिड हाफमैन 2003 में और स्नैपचैट इवान स्पीगुल 2011 में और टेलीग्राम के पावेल ड्यूरोव 2013 में। प्रश्न क्या था? ट्विटर के संस्थापक तो इवान विलियम्स और इनके साथ साथ हम लोग जैक डॉर्सी, दोनों लोग का नाम याद रखें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, नटकी राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा। तो सही उत्तर है गोरुमारा। अब यहाँ से पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है, जल्दापारा है, गोरुवारा है, सिंगालीला है और नियोरा है। तो सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा, गोरुवारा, सिंगालीला, नियोरा, ये सब कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत में कौन सा जंगल एशियाई शेरों का घर है? तो ये गिर जंगल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? पेंच, जिम कार्बेट, रणथंभौर, सिमलीपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पेंच। पेंच। अब यहाँ पे हम पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पड़ता है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली, माधव, बांधवगढ़, फॉसिल जीवाश्म, पेंच, वन विहार,
पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म और कोनो, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के जिलों को भी इसमें वर्णित है, तो आप सीधे याद रखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पंचामृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि लक्ष्य को प्राप्त करना है? आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ बागवानी फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना, सभी ग्रामीण विकास खंडों में भूमि अभिलेख को डिजिटल करना, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देना, नवीन गन्ना खेती विधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो पंचामृत योजना का संबंध नवीन गन्ना खेती विधियों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाना है। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जो उच्च वर्षा और आर्द्र जलवायु की विशेषता है, किस फसल जोड़ी की गहनता के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं और सरसों के लिए, बाजरा और मक्का के लिए, गन्ना और धान के लिए, चना और जौ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो तराई क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में गन्ना और धान होते हैं और यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है और वर्षा भी यहाँ पे अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, वह जिला जिसके माध्यम से गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़कर बिहार राज्य में प्रवेश करती है। गाजीपुर, चंदौली, बलिया, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो बलिया जिला, यानी कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है उस जिले का नाम बिजनौर है। उसके बाद से ये कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए बलिया से निकलकर किस जगह पे चली जाती है? तो बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी और बलिया से क्या होती है? बाहर निकल जाती है, यानी कि बिहार में चली जाती है। अब यहाँ पे हम लोग गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं, जैसे रामगंगा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है और गंडक। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक ये सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की। 5वीं शताब्दी का भीतरगांव मंदिर जो गुप्त काल की ईंट वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, कुशीनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कानपुर नगर। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और स्थान की बात करते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है, भगवान श्री राम मंदिर है यहाँ पे। और हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, प्रेम मंदिर वृंदावन में, ये पूछा जाता है प्रेम मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। दशावतार मंदिर ललितपुर में बहुत बार पूछा गया है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में, ये भी अभी जो कि प्रश्न में पूछा गया था। भीतरगांव मंदिर कानपुर में, मानकेश्वर मंदिर प्रयागराज और दिगंबर जैन मंदिर हस्तिनापुर में है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उस कृषि जलवायु क्षेत्र का नाम क्या है जो मुख्य रूप से पठारी भूभाग और लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है और जिसके अंतर्गत मिर्जापुर और सोनभद्र जिले आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो विंध्य क्षेत्र है इसमें 2 जिले हैं, एक तो ये मिर्जापुर हो गया, इसके साथ साथ सोनभद्र है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर किसके अंतर्गत आते हैं? विंध्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सुरखा अमरूद की किस्म के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला है? वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो सुरखा अमरूद कहाँ का फेमस है? प्रयागराज का। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती के महान शासक महाराजा सुहेलदेव ऐतिहासिक रूप से 1033 ईस्वी में बहराइच की लड़ाई में किस गजनवी कमांडर को हराने के लिए जाने जाते हैं? तो गाजी सैयद सलार मसूद को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख ताल वाद्य परंपराओं में से एक तबला के बनारस घराने के संस्थापक के रूप में निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है? पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित राम सहाय, उस्ताद जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पंडित राम सहाय को जाना जाता है।
अब यहाँ पे अगर हम पंडित किशन महाराज, यहाँ पे तबला वादक की हम लोग बात करते हैं, तो पंडित किशन महाराज की बात करें तो वाराणसी के कबीर चौरा में जन्म होता है इनका, और ये बनारस घराने के शीर्षक वादक थे। जटिल गणना और क्रॉस रिदम बजाने में इन्हें महारत हासिल थी। इन्हें 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किसी पंडित किशन महाराज को। दूसरा नाम आता है पंडित अनोखेलाल मिश्रा का। ये भी वाराणसी के रहने वाले इस दिग्गज को तबला सम्राट भी कहा जाता था। अपनी असाधारण गति और 3 साल में स्पष्टता के लिए आज भी संगीत जगत में याद किए जाते हैं। अगला नाम है पंडित राम सहाय। इन्हें तबले के बनारस घराने का संस्थापक माना जाता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। लच्छू महाराज की बात करें तो ये बनारस के एक अन्य प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जो अपनी अनूठी लयकारी कला साधना के लिए जाने जाते हैं। तो पंडित किशन महाराज, और इसके अलावा पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित राम सहाय और लच्छू महाराज, ये सभी लोग तबला वादक हैं। नेक्स्ट, और बनारस घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफ मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस सूफी संत की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये हाजी वारिस अली शाह के नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। अगला, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ हम लोग मेलों की बात करते हैं और स्थान की बात करते हैं। जैसे रामनवमी अयोध्या में लगता है, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में, राम बारात आगरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, सोरो मेला कासगंज में, मनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, कैलाश मेला आगरा में प्रतिवर्ष सावन के तीसरे सोमवार को लगता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कालिंजर मेला बांदा में, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में, देवा मेला बाराबंकी में, नौचंदी मेला मेरठ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, कुंभ मेला प्रयाग में, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, नौमी सारण मेला नौमी सारण सीतापुर में, काम्पिल्य मेला बांदा में, सैयद सलार मेला बहराइच में, देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में, नवरात्रि मेला आगरा में, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में, अतरौलिया नामक स्थान पे। महोत्सव की बात करें तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आगरा महोत्सव आगरा में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, वरुणा महोत्सव वाराणसी में, कजली महोत्सव महोबा में, होली का महोत्सव मथुरा में, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव को माना जाता है, जो कि आगरा में लगता है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। ददरी पशु मेला है, जो कि बलिया में लगता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों के संदर्भ में कितना है? 912, 382, 829, 1106। सही उत्तर है 829। भारत का पूछता तो 382। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी अपनी अनूठी बीहड़ स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी विशेषता व्यापक खड्ड है? तो ये चंबल है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 अलग अलग राज्यों से लगती है? सहारनपुर, बलिया, ललितपुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सोनभद्र। देखिए, ये रहा सोनभद्र, और ये बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और ये मध्य प्रदेश के साथ। तो 4 जिलों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यही हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर अगर पूछा जाता, जो कि सबसे दक्षिणी सबसे उत्तरी बिंदु है उत्तर प्रदेश का, उत्तरी जिला है, तो हिमाचल प्रदेश को टच करता है, उत्तराखंड को और हरियाणा को। तो ये 3 राज्यों को टच करता है। यदि हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
महाराजगंज, टोटल 7 जिले। बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये भी 7 जिले। झारखंड एक हो गया सोनभद्र के साथ, और छत्तीसगढ़ भी एक। मध्य प्रदेश टोटल 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, ये टोटल 11 जिले हो गए। राजस्थान 2 जिलों के साथ साझा करता है, आगरा और मथुरा के साथ। हरियाणा 6 जिलों के साथ, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये सब हो गए। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो ये भी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब भी याद रखें। बढ़ते हैं आगे। हाँ, उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता तो बलिया, सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाता तो शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी हो गया सोनभद्र। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर रमणी, राजदरी और देवदरी झरने स्थित हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना 1957 में होती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली आधुनिक चीनी मिल 1903 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर, देवरिया में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी और राज्य पशु के सही संयोजन कौन से हैं? तो सारस्केन और दलदली हिरण है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में निम्नलिखित में से किस शहर में एक दूसरे को काटते हैं? तो ये झांसी में। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी में हवा द्वारा जमा की गई रेत की उपस्थिति होती है, जो अक्सर लहरदार टीले या ऊंची लकीरें बनाते हैं? तो ये भूर मिट्टी में होता है। अंतिम प्रश्न है, हर्यक वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है? तो उदयन को। तो आज यहीं तक, बाकी आपका धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।